अगर मैं उसकी वाइफ हूँ तो मुझे वाइफ का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो मुझे वाइफ नहीं मानता तो मेरे साथ गलत ही हुआ शुरू से बताइए। तो पर आप कहाँ मतलब उधर डगमगा गई, कहाँ उस पर विश्वास कर लिया इस चीज़ को लेकर? उसने डिवोर्स का सर्टिफिकेट आपको दिखाया नहीं, फिर भी आप उसके झांसे में आ गई, क्या कहना चाहिए? उसकी पत्नी हनी ठक्कर से वो बात कराया मेरी 3-4 बार, और मई में मैं उससे मिली भी हूँ शादी के बाद। और उसके वाइफ की पत्नी भावना ठक्कर भी थी तभी जब मेरी मुलाकात हुई थी, और उसकी वाइफ बराबर मिली हुई है उसको। तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि तुम पैसे लो, अपनी ज़िंदगी सेटल करो और चली जाओ। मैंने बोला फरवरी से मैं इधर जा रही हूँ, वर्सोवा पुलिस स्टेशन भी इन्वॉल्व है। इतना दावे के साथ कैसा कह सकती हैं आप? क्योंकि मेरे को पता है जब टाइम आएगा वो सबूत भी मैं दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जैंग 10 न्यूज़ और एमएनसी न्यूज़। पहली बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी रचाई, वो भी ये कहकर डाइवोर्स हो चुका है, सिर्फ कागजात आनी बाकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ज्योति लांबा कहती नजर आ रही हैं। दरअसल ये घटना को लेकर ज्योति लांबा जो कहती हैं, मेरी भी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, पहले पति से तलाक लिए। ज्योति लांबा के पास तलाक के कागजात भी हैं, पर दोनों बच्चों की परवरिश को लेकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी। अचानक उनकी जिंदगी में उपेश ठक्कर की एंट्री हो गई। एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद एक दूसरे को भले भांति जानने लगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी अटूट हो चला। उपेश का ज्योति के लिए शादी का प्रस्ताव मंजूर हो गया और शादी भी रचा ली, पर यह विश्वासघात में बदल दिया उपेश ठक्कर ने, जो कहता था कि मेरे पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, सिर्फ कागजात आनी बाकी है, जो कि आज तक वो कागजात नहीं आई। ऐसा ज्योति लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती नजर आ रही हैं। कुछ ही सालों में ज्योति से दूरियां मनाने लगा उपेश ठक्कर। 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए मोहताज हो गई ज्योति लांबा। अपने साथ हुए विश्वासघात को लेकर शिकायत दर्ज कराई वर्सोवा पुलिस स्टेशन में। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुई शादी और सबूत के साथ, एविडेंस के साथ पेश हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम ज्योति लांबा है, शादी के बाद ज्योति उपेश ठक्कर मेरा नाम है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने एग्री किया, अगर मैं उसकी वाइफ हूँ तो मुझे वाइफ का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो मुझे वाइफ नहीं मानता तो मेरे साथ गलत ही हुआ। शुरू से बताइए कि क्या हुआ, मतलब किसके आप आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ? उपेश ठक्कर, उपेश हसमुख लाल ठक्कर उसका नाम है, अहमदाबाद का बिजनेसमैन है वो मुझे मिला था मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे। वहाँ पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और हमारी दोस्ती हुई, और ये 1.25 साल 1.5 साल हम लोग कांटेक्ट में थे। फिर वो 2023 में फरवरी में मेरे घर के नीचे आया, उसने मुझे शादी के लिए बोला। तो मैंने बोला ठीक है, तुम तो शादीशुदा हो। तो उसने बोला नहीं, हमारा डिवोर्स फाइल हो गया है, पेपर आ जाएंगे। फिर 2024 में वापस वो मुझसे मिलने आया। फ़ोन पे हम लोग कंटिन्यू बात करते थे, मतलब 10-10, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे डेली एवरीडे हमारा बात होता था। फिर उसके बाद वो आया तो उसने बोला कि पेपर आने वाले हैं, वो मुझे शादी करनी है। 3 अप्रैल को 2024 में उसने आके मुझे प्रपोज़ किया। तो मैंने उससे पेपर मांगे, तो उसने बोला पेपर आ जाएंगे अभी कुछ टाइम के अंदर ही, आप शादी कर लो उसकी, क्योंकि मुझे मई में जाना है बाहर बिजनेस ट्रिप में। तो ऐसे करके उसने अपनी वाइफ से भी मेरी बात कराई, और उसकी वाइफ से मैं मिली भी हूँ मई में उसकी वाइफ से और उसकी भाई की वाइफ से, दोनों से मिली हूँ मई में अहमदाबाद में। उसके बाद यहाँ पे शादी हुई। शादी वाले दिन भी उसने पेपर नहीं लाया, तो उसने बोला था शादी से पहले पेपर ले आऊँगा, मैं शादी में आ रहा हूँ, मैं पेपर लेके आऊँगा। उससे पहले पूजा भी हुई है, वो बोलता है कि ज़बरदस्ती शादी हुई। वो 11 तारीख को पूजा भी करके गया है यहाँ पे आके, वो भी फ़ोटोज़ है हमारे पास कि शादी से पहले ग्रह शांति की जो पूजा होती है वो भी हुई है हम दोनों की। उसके बाद वो शादी के लिए, हल्दी के लिए आया, हल्दी और शादी साथ में हुई है हमारी। और उसके बाद में वो वहाँ से 22 तारीख को गया, तो उसका बिज़नेस उधर है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को आना जाना पड़ता है, उधर शिफ्ट करते हैं। और मैंने भी एग्री किया कि शादी करी है तो मेरे को भी आपके साथ ही रहना है। ऐसा करके उन्होंने मई में उधर स्कूल ढूंढे बच्चों के, मैं मई में उधर गई।
घर देखा, स्कूल देखा, फिर हमने डन किया। स्कूल डन होने के बाद हमने फ्लैट डन किया। फिर 8 जून को वो मुझे लेने आया। 8 जून को हम लोग शिफ्ट हुए। 9 तारीख को हम लोग यहाँ से गए। 8 जून को यहाँ पे था। बोला लास्ट दिन है, आप घूम लो, फिर लो, अपने दोस्तों से मिल लो, फिर पता नहीं कब होगा आना। तो ऐसा करके 8 तारीख को वो मेरे साथ ही था लेमेंट्री होटल में अंधेरी में, क्योंकि मेरा सामान तो शिफ्ट पैक करके भिजवा दिया था। तो हम दोनों लेमेंट्री में थे। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जून में उधर शिफ्ट हो गए 2024 में। तो ऐसा करके अच्छे से रह रहा था। अगस्त में मुझे पता चला कि भाई उसने डिवोर्स नहीं फाइल किया, क्योंकि मैं उससे पेपर मांग रही थी। जब उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया वो झूठ बोल रहा है, उधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो हमारे झगड़े होने लगे। मैं उसको बोलती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, पेपर दो, क्योंकि मैं अभी फंस चुकी थी। मेरे बच्चों का स्कूल बोर्ड चल रहे हैं, वहाँ पे मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। उसकी वाइफ से भी मेरी बात कराता रहा कंटिन्यू। उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती गई। फिर उसने आना बंद कर दिया। 15 दिन नहीं आता, 15 दिन बाद फिर आता, फिर कभी 10 दिन नहीं आता। फिर लास्ट में नवंबर के बाद उसने दिसंबर 6 को आया था। फिर सीधा एक महीने का गैप देने लगा। फिर 24 को आया। तब मुझे पता चला कि वो बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ में, स्विट्ज़रलैंड गया था वो 27 को, मेरे घर से ही गया था। उस वजह से हमारे झगड़े बढ़ते चले गए। तो उसके बाद जनवरी में उसने फिर यही कर दिया कि मुझे नहीं रहना है, ऐसा वैसा, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ पे अकेली पड़ गई। वहाँ मेरा कोई नहीं था उपेश ठक्कर के अलावा, मेरे बच्चे और मैं, और बच्चों के बोर्ड्स थे, मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने झूठा मुझे अपने दोस्त से कॉल करवाया। वो मुझे मैसेज भी, उपेश ने खुद ही बोला था कि आप उससे बात करो। उसके दोस्त से बात किया तो उसने बोला कि हम एक फैमिली मीटिंग रखते हैं, कि उसके चाचा वगैरह को नहीं पता नहीं था, अभी पता चला है करके। तो एक फैमिली मीटिंग करते, उसमें सब सेटल हो जाएगा कि आप दोनों का घर बस जाएगा। उसके घर वालों को अगर जैसे चाचा वगैरह को पता चलता है तो मैंने बोला ठीक है। उन लोगों ने टिकट कराई मेरी फैमिली की, मेरी सिस्टर, बड़ी वाली, छोटी वाली, हम चारों सिस्टर, और जिसने शादी मैनेज की थी एस्ट्रोलॉजर, वो भी आई थी उधर वो मीटिंग में। वो मीटिंग में मुझे बोला गया कि पहले तो ये बोला उसके चाचा ने, इसने गलती करी है, इसको 2 थप्पड़ मारूंगा। मैंने बोला इसकी 2 थप्पड़ मारने से मेरी लाइफ सही नहीं हो जाएगी। फिर उसके बाद वो लोग मुझे ऑफ़र करने लगे। मैंने बोला मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पति चाहिए। ऐसा बोल के ये मीटिंग चली। बोला मुझे नहीं रहना है, तो मैं आ गई। उन्होंने वो सोच समझ की मीटिंग बिठाई थी मेरे घर से आधा घंटा 40 मिनट दूर, और वो साबरमती में उनकी पहचान है, क्योंकि वो हिम्मतनगर गांव का रहने वाला है। अहमदाबाद अभी 2-2.5 साल से ही शिफ्ट हुए वो लोग। तो इसके लिए वहाँ पे उन्होंने 8 तारीख को मेरे खिलाफ झूठी ऐसी कंप्लेंट डाली। मुझे 8 तारीख को फ़ोन आया शाम को 6 बजे। तो मैंने बोला 6 बजे तो लड़की नहीं आती है, कोई पुलिस स्टेशन में आप बुला नहीं सकते हो। मैंने बोला मैं कल आती हूँ। तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा, मुझे पता नहीं था, तो मैं लॉयर को लेके गई वहाँ पे। तो वो झूठा केस बनाया था कि मेरी शादी हुई, लड़की ब्लैकमेल। तो वहाँ पे गए तो मैंने बोला मेरी तो शादी हुई है। फिर ये बोल के मेरे लॉयर ने, हम लोग आ गए। फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया तो 14 को मुझे बुला रहे थे, तो हम लोग 15 को उधर वापस गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसे ले लो, सेटल कर लो, ख़त्म कर दो। पुलिस स्टेशन में भी मुझे यही बोला गया, और ना मेरे से कोई राइटिंग में कुछ लिया। मैं लिख के लेके गई थी, जबकि क्योंकि 9 तारीख को गई थी। उन्होंने जो मेरे पे एलिगेशन डाले थे तो मैं वो लिख के लेके गई थी कि मेरे पास सारे प्रूफ। ना उन्होंने मेरा कोई स्टेटमेंट लिया, ना रिटर्न में कोई पेपर दिया। हमने मांगा भी कि आप ये ले लो और दो। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे हरेस किया गया। मैंने महिला मंडल में भी एक कंप्लेंट डाला था, वहाँ पे अर्जी डाला था। तो महिला मंडल वालों ने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे समझ आ गया कि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और मैं बोडक देव में भी गई थी उधर, तो उन्होंने बोला जहाँ पे आपकी शादी हुई है वहाँ जाके केस करो। तो मुझे वहाँ से निकलना था, क्योंकि मुझे पुलिस वहाँ के हरेस कर रही थी, बार बार बुला के, ना कुछ कर रही थी, बस पैसों का ऑफ़र वो लोग कर रहे थे और मुझे बोल रहे हैं कि मैं मांग रही थी। एक भी प्रूफ अगर उनके पास है कि मैंने पैसे मांगे, हाँ मैंने खर्चे के पैसे मांगे, मेरा हस्बैंड है वो। पुलिस आपकी किस तरह से आपको अरेस्ट कर रही थी? बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे। अगर मैं जा रही थी कोई स्टेटमेंट नहीं ली जा रही थी। मैं 2 बार गई, मेरी कोई स्टेटमेंट, मैं लिख के भी स्टेटमेंट मेरे वकील के साथ लेके गई, वो भी नहीं लिया गया मुझसे। कोई ऑफिसर किसी का नाम आपको याद होगा जो फ़ोन करके बुलाता था? वो राव सर है, उनका नंबर भी है मेरे पास। वो हमेशा मुझे व्हाट्सअप कॉल ही करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते। अगर आप पुलिस वाले तो आप मुझे नॉर्मल कॉल करो ना, क्योंकि वो फ़ोन पे भी मेरे बेटे का नाम लेके मुझे डरा रहे थे, आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये वो। मैंने वो कंप्लेंट में भी डाला, पर उन्होंने मेरी वो कंप्लेंट वापस रिटर्न में नहीं ली गई। तो मैं समझ गई कि मुझे डरा रहे हैं। और मुझे उधर 6 तारीख को भी ये बोला था तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मैं हम पैसे वाले हूँ। फैमिली के नाम पे उसके सिर्फ चाचा जी थे, बाकी एक उसका दोस्त था प्रदीप पटेल जिसने मीटिंग अरेंज की थी, एक वो था FC पटेल, और 2 जन को तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। कोई पॉलिटिशियन थे और एक लेडी आई थी। तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि तुम पैसे लो, अपनी ज़िंदगी सेटल करो और चली जाओ। मैंने बोला मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए,
वहाँ पे। ये 3 घंटा यही बात चली, सब मुझे मना रहे थे कि अपने फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं वहाँ से चुपचाप चली आई। तो ये मुझे फंसाने के लिए किया गया था और वो लोग ही ऑफ़र कर रहे हैं और वो लोग ही मुझे मीटिंग में बुलाए। मेरे पास सारे प्रूफ है, हमने तो मीटिंग नहीं रखी थी, कोई मीटिंग नहीं रखी। तो उसके बाद से मेरे को समझ आ गया कि मुझे यहाँ पे ये लोग मुझे बोल रहे थे पुलिस स्टेशन में प्रूफ लेके आओ। तो मैंने बोला पुलिस स्टेशन में कोई प्रूफ नहीं दिया जाता, कोर्ट में साबित, मैं आपको जेरॉक्स दूंगी, ओरिजिनल प्रूफ नहीं दूंगी, मैं कोर्ट में पेश करूंगी ओरिजिनल प्रूफ। मेरे पास सारे प्रूफ है, आप लिख के ले लो। उन्होंने मेरा कोई नहीं लिया। फिर मैं 17 तारीख को इधर आ गई। मैंने उनको बोल के आई कि मैं मुंबई जा रही हूँ। मैंने वो राव मुझे बहुत फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको झूठ बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं लोन निकालने जा रहा। अगर मैं उनको बोलती मैं इधर कंप्लेंट डालने आई तो मुझे और हरेस करते। तो मैं वहाँ से आई और 26 फरवरी से मैं यहाँ पे आई, फिर वकील ढूंढा, ये सब किया। 26 फरवरी से मैं इधर जा रही हूँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन। 3-4 बार उन्होंने मेरी अर्जी ली, उसको फ़ोन किया, वो नहीं आया। उसके बाद बहुत प्रेशर के बाद उन्होंने मेरी FIR ली। FIR में भी उन्होंने वो नहीं डाला जो मुझे, अगर वो मुझे वाइफ ही नहीं मानता तो उसने मेरा एक तरह का यूज़ ही किया है ना, तो उस पर लगना चाहिए ना एलिगेशन। वो बड़ा आदमी है, उसने मुझे पहले ही धमकी दी, तुम मेरे खिलाफ़ कुछ नहीं कर पाओ, मैं सब कुछ खरीद लूँगा, इससे अच्छा तुम जो मिल रहा है वो लेके चले जाओ। मुझे ऐसे डराया जा रहा था, मेरे बच्चों का नाम लेके भी डराया जा रहा था। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे पुलिस भेजी। अगर आप मुझे गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस भेजे तो मेरे घर का एड्रेस तो था उपेश ठक्कर के पास, वहाँ नहीं भेजा जहाँ मैं पहले काम करती थी। अभी मैं 1 साल से वहाँ हुई नहीं, 1 साल हो गया मेरे को काम छोड़ के, जब से पिछले मार्च से जब से उपेश ने मेरा काम छोड़ा, मैं वहाँ कभी पैर ही नहीं रखी। वहाँ पे पुलिस भेज रहा है इधर, तो मेरे घर पे क्यों नहीं भेजो? सिर्फ डरा रहे हैं मुझे और वहाँ बुला के मुझसे सेटलमेंट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? 2। उसी से है? नहीं, पहले डिवोर्स हो चुका है मेरा। अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ अगर या तो वो मुझे इज्जत से वाइफ बनाए, जैसे शादी किया उसने मुझसे, नहीं तो उसको फिर वो 376 पुलिस वालों को लगाना चाहिए। उसने मेरा यूज़ किया शादी के नाम पे, तो मुझे धोखा दिया है। कितना दे रहा है आपको? मुझे 3 से 4 लाख रुपए महीने का देता था, जिसमें 62,000 रेंट जाता था और घर का खर्चा और थोड़ा बहुत कैश देता था हाथ में घर के खर्चे के। छुड़ाने के लिए कुछ अमाउंट और कुछ लिया है आप? नहीं, मैंने मना बोल रहे थे मुझे कि तुम क्या चाहिए तुम्हें बोलो, ये वो, मैंने कुछ बोला ही नहीं। शादी का फोटो है आपके पास? हाँ, शादी का फ़ोटो, वीडियो, पंडित, सब कुछ है वहाँ पर, फोटोग्राफी। हाँ है, उनकी फ़ोटो है, सब फ़ोटो है मेरे पास। हाँ। उनका नाम क्या है? उपेश हसमुख लाल ठक्कर। अंधेरी वेस्ट में कहाँ रहते हैं आप? मैं वर्सोवा में रहती थी, उसके बाद मुझे अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। मेरा सारा सामान उधर है, मैं उधर से इधर बैठी हूँ। उधर के रूम ओनर का भी मुझे फ़ोन आ रहा है, उसने जनवरी से मुझे खर्चा बंद कर रखा है, रेंट वेंट कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मैं मेरी सिस्टर के घर पे और जीजा के साथ में रह रही हूँ, वो लोग ही मेरा खर्चा उठा रहे हैं। आपका अरेंज मैरिज हुआ था तब शादी में कौन कौन थे? आपकी फैमिली से, उनकी फैमिली से? उनकी फैमिली से कोई नहीं आया, तो उसने बोला कि अभी डिवोर्स हुआ है, मैं 2-3 महीने में बताऊंगा, पेपर आने के बाद फिर मैं सबको ओपन करूंगा। आप मेरे साथ गुजरात चलो, अहमदाबाद चलो, तो मैं धीरे धीरे सबको बता दूंगा, हो जाए। फैमिली से कौन कौन? मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर, मेरे पापा मम्मी नहीं है, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी बाकी सिस्टर, मेरे फ्रेंड, जो भी मेरे क्लोज के लोग थे, सब आए थे शादी में। ये शादी हिंदू रीति से हुई? हिंदू रीति रिवाज से हुई है, शिव मंदिर में। मैम, कहते हैं अगर जो है अधिकारियों से नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो है ऊंचे अधिकारियों से लगाया जाता है, अगर ऊंचे अधिकारियों से भी नहीं होता है तो न्याय की गुहार जो है कोर्ट में लगाया जाता है। क्या आपने पुलिस के खिलाफ जो है मुकदमा पंजी किया, कोई अपील की है? हमने डाला है कल, क्योंकि मेरे को 2 महीने हो गए, अभी 26 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। वो आराम से घूम रहा है और जिसने गलती नहीं की है वो इधर उधर भटक रही है और वो आराम से है राजा की जैसे अपने इधर। मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है आगे? उसने मेरा काम छुड़वा दिया, कुछ नहीं है आज मेरे पास। मेरे बच्चों का भी एडमिशन पे आया, तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी लाइफ ख़राब की है उसने, सिर्फ अपनी एक उसके लिए। ये शादी का वीडियो में से मैंने बनाया हुआ है, पूरा वीडियो है शादी का। थोड़ा सेंटर में रखिए, आपके सेंटर में रखिए, नीचे। इसमें चूड़ा भी पहनाएंगे, पूरा शादी का है। ये हल्दी उतार रहे हैं सुबह।
IC सेंटर ऐसे ऐसे है थोड़ा उनका फोटो दिखा दीजिए, फोटो दिखाएगा आपके साथ। ये हल्दी का भी है, देखो खुद नाच रहा है, इसमें कौन सी ज़बरदस्ती शादी दिख रही है आप लोग को। ये हल्दी वाले दिन की है, कैमरा वाला को मारा ये देखिए खुद नाच रहा है वो। ऐसा पूरा बहुत है इसमें, जिसमें वो बहुत खुश है, रिंग पहना रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैडम आप भी ऑलरेडी शादीशुदा थी? डिवोर्स वो ही भी हुआ शादीशुदा थे? 12 साल हो गए मेरे डिवोर्स को। आपके डिवोर्स? हाँ जी। और आपने डिवोर्स पेपर को दिया हुआ था? सब उनको पता है, उन्होंने खुद भी लिखा है अपनी एफआईआर में कि 12 साल पहले उसका डिवोर्स हो गया, उसके बच्चे हैं, उसको सब पता था मेरी लाइफ के बारे ये पता था 2 बच्चे आपके हैं? हाँ सब पता था। वो मेरे accept बच्चों किया से, था? उन्होंने मेरे बच्चों से भी बात की, उन्होंने एडमिशन भी खुद कराया उधर अहमदाबाद में मेरे बच्चों का। हाँ तो अब क्या चाहती है, मतलब क्या होना चाहिए आपके साथ में, क्या इंसाफ होना मैं ये चाहती हूँ, अगर उसने मुझसे शादी की है तो बीवी का दर्जा दे, अगर वो शादी को नकारता तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किस तरह से सजा तो चाहती मेरा है? उसने शोषण ही किया है ना, शादी के नाम पे धोखा दिया है उसने मुझे। शादीशुदा होके भी मेरे से झूठ से शादी की, और अगर वो बोलता है तो 1 साल पहले उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? इतना बड़ा आदमी है वो, आज केस कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया उसने केस? चलो शादी के बाद भी केस क्यों नहीं किया? मेरा यूज़ किया, मलेशिया घूमा मेरे साथ, कश्मीर मेरे को हनीमून के लिए लेके गया, मेरे साथ दिल्ली गया, मेरे साथ दुबई जाने का था, मैंने कैंसिल किया था, और मुझे वैष्णो देवी लेके गया, हर एक जगह घूमा है वो मेरे साथ। ये कौन सी ज़बरदस्ती शादी? सारे प्रूफ है मेरे पास। आपने कहा कि आपकी और उनकी वाइफ से भी बातचीत हुई। हाँ तो हाँ, आपको क्या लगता है वो भी इसमें शामिल उसमें है? शामिल है, वो इसमें शामिल है, पूरी तरह से शामिल है। क्यों आपको लगता है, इसी कुछ बात क्योंकि हुई उसने आपके मुझे बात की, उसने भी झूठ में पूरा साथ दिया कि हाँ हम डिवोर्स दे रहे हैं ये वो, और मुझे पता चला कि और भी उपेश ठक्कर का, जिसमें हनी ठक्कर पूरी तरह से शामिल है। साथ? आपने आरोप लगाया कि अभी तक उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल ही नहीं नहीं किया है, आपने कहा। नहीं किया। तो ये आपको कैसे पता चला? आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल ही नहीं किया है? वहाँ पे मेरे से हनी की बाद में बात हुई, जो झगड़ा होता, हनी ने बोला कि नहीं अब वो हमारा कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं है, मैं अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूँ। मैंने कर दो, मैंने उसको सीधा बोला करो, तो भी उसने नहीं किया। अगर वो उसकी वाइफ है, सबसे पहला हक बनता है उसका केस करने का, उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मिली हुई है। एक्सटॉर्शन का केस किया आपके ऊपर, हाँ। वो एफआईआर में उन्होंने दिखाया कि आपसे शादी हुई है उनकी? हाँ उसमें उसने बोला है कि उसने ये बोला है झूठ के ज़बरदस्ती शादी, तो इसमें ये नाच रहा कूद रहा है, खुद से आया अहमदाबाद से, तो कौन सी ज़बरदस्ती शादी है? 2.5 साल 3 साल हो गए अभी शादी से पहले से, मैं उसको 2 साल से जानती हूँ। और यहाँ पे जो आपने एफआईआर करवाया वर्सोवा में, उसमें मेंशन है कि आपके और उसकी शादी के लिए हाँ उसमें मेंशन उसमें है। mention हाँ और मैंने उसमें ये भी लिखा है कि हनी से मेरी बात होती है। बेटा 498 अगर लागू हो गया है मामले का, ये साफ तौर पे माना जाएगा कि पति पत्नी तौर पे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो आपने आरोपी को क्या क्या नाम बताया 498 के अंदर? क्योंकि उपेश ठक्कर और हनी ठक्कर को मैंने बोला है। उनको पुलिस अरेस्ट किया है? नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 498 एफआईआर कॉपी कहाँ है? एफआईआर कॉपी है। कॉन्फ्रेंस में हमें देखने को मिला जिसमें ज्योति लांबा जी ने पूरी व्यथा को बताया, जिस तरीके से एक अपनी जीविका जीने वाली और कहीं किसी के अगर चक्कर में आकर और उसके साथ जिस तरीके का एक उपयोग किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उन सारी चीज़ों को आज बता दिया है, जो विजुअल वो शादी और जिस तरीके से उन्होंने एक ठग उनके साथ एक विश्वासघात करने का सीधा आरोप इस कॉन्फ्रेंस में ज्योति लांबा लगाते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसे में ज्योति लांबा जी इस वक्त हमारे समक्ष हैं, मैं इनसे कुछ जानने का प्रयास करूँगा। मैम क्या था ये पूरा मामला, मैं चाहता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। ये एक्चुअली उसको आदत है लड़कियों की, उसको वो अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है। वो मुझे बोला था उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई थी और म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है दोनों का, और उनके बीच में मतलब कुछ नहीं, उसके बच्चे भी जो है उसने बोला था टेस्ट टू बेबी है, उसका बेटा खुद का बच्चा नहीं है। ये सब स्टोरी उसने मुझे सुनाई थी, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे हैं और मुझसे बहुत प्यार करता, शादी करना चाहता। उसने सिगरेट से जला के इधर मेरा नाम भी लिखा हुआ है जे बना के, इतना बड़ा, शादी से पहले, और उसने मुझे भेजा था। और उसके बाद हमारी शादी हुई तो मैंने उसको पेपर भी मांगे, और वो जो आज बोलता है कि मैं बाहर में हूँ, वो तो उसको 2022 से पता था, सितंबर से। तो उसने मेरे से कांटेक्ट क्यों रखा, मेरे घर आना जाना क्यों रखा, मेरे साथ रहा क्यों, संबंध क्यों बनाए? एक सवाल इधर ये उठता है मैम, जिस तरीके से आपने कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप भी शादीशुदा थी, वो भी शादीशुदा था, और उसने आपने उसमें एक सवाल ये जोड़ा है कि वो डिवोर्स देने वाला था, पर आप कहाँ मतलब उधर डगमगा गई, कहाँ उस पर विश्वास कर लिया इस चीज़ को लेकर? उसने डिवोर्स का सर्टिफिकेट आपको
को दिखाया नहीं, फिर भी आप उसके झांसे में आ गई, क्या कहना चाहिए? उसकी पत्नी हनी ठक्कर से वो बात कराया मेरी 3-4 बार, और मई में मैं उससे मिली भी हूँ शादी के बाद। और उसके वाइफ़ की पत्नी भावना ठक्कर भी थी तभी जब मेरी मुलाकात हुई थी, और उसकी वाइफ बराबर मिली हुई है उसके साथ में, वो उसको खुद ही शय देती है। और मेरे को पता चला है कि और भी लड़की है जिनके साथ उसने ये किया हुआ है, और उसमें उसकी बीवी उसमें भी इन्वॉल्व है। इतना दावे के साथ कैसा कह सकती हैं आप? क्योंकि मेरे को पता है जब टाइम आएगा वो सबूत भी मैं दूंगी। तो सारे का सारा मतलब जो है पूरा सबूतों के साथ आज जो है मतलब एक डंके के चोट पर अपनी जो बातें हैं वो कह रही हैं। आज से तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेन 10 न्यूज़।